वन टेक वन शॉट, एक ही बार में पूरा निपटाएंगे, ठीक है भाई। ओके। MMPC 009 मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स, वी आर डिस्कसिंग दिस टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। जून 2022, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में, मतलब हिंदी ज्यादा बोली है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको हिंदी सूट करती है। बट ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा रहेगा, हिंदी में कम। बट हाँ, बीच बीच में हिंदी में बोलता रहूंगा, नो वरीज, क्योंकि मेरे को लगता है कि अपन अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आता है, तो वो वाली बात रहती है थोड़ा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What do you understand by intermittent flow process? Explain its characteristics also. चलो था, तो क्वेश्चन हमने बता ही दिया। What do you understand by intermittent flow process? Explain its characteristics also. So the answer is the intermittent flow process refers to a production system where items are produced in batches or intermittently. इसको batch process बोल सकते हैं, ठीक है, rather than in a continuous stream. This process is common in environments where demand varies, allowing for flexibility in manufacturing and the ability to respond to specific customer needs. अच्छा, एक चीज मैं क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। मैंने दो तीन नोटिस करी है पैटर्न में कि जहां पे मास प्रोडक्शन पूछा गया है, तो उसी पेपर में सेम में कॉन्टिन्यूअस वर्क फ्लो भी पूछा गया है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोसेस। और मास प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोसेस बहुत हद तक सेम है। तो एमएमपीसी जून 2022 का देखोगे ना, 9 में, तो देखोगे कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोसेस भी आया हुआ है उसमें, और उसमें मास प्रोडक्शन भी आया है, और इसमें इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस भी आया हुआ है, और बैच प्रोसेस भी आया हुआ है। देखो क्वेश्चन देखो, ये रहा, डिफाइन बैच प्रोसेस प्रोडक्शन। आपका पहला और दूसरा दोनों का आंसर सेम टू सेम होगा। अगर आप लिख देते हो दोनों में आपको 20 नंबर, मतलब ये एक ही चीज आ गई, दोनों पूछे जाए देखा जाए तो। आप इधर इसका आंसर आपको आता है तो आपको सेकंड का भी आंसर आता है, बहुत हद तक सिमिलर होगा। और सेम वे में अगर मास प्रोडक्शन आपने याद कर रखा है तो आप कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन भी, कॉन्टिन्यूस वर्क फ्लो प्रोसेस भी आराम से इजीली बना लोगे। ये मैं बस जनरली बता रहा था आपको। चलो अब डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा अपने क्वेश्चन पे आता हूं। The intermittent flow process refers to a production system where items are produced in batches or intermittently rather than in continuous stream. The process is common in environments where demand varies, allowing for flexibility in manufacturing and the ability to respond to specific customer needs. Okay. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस के, यानी जो रुक रुक के हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके से फ्लो प्रोसेस कैसे काम करता है। तो पहली बात है बैच प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, ये लगातार तो चल नहीं रहा है, टुकड़ों में चलता है, तो बैचेस में बनती है। प्रोडक्ट्स आर मेड इन ग्रुप्स और बैचेस, ईच बैच में वेरी इन साइज एंड कंपोजिशन बेस्ड ऑन डिमांड एंड स्पेसिफिकेशन, नो वरीज। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस सिस्टम कैन इजीली अडेप्ट टू चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, volume and type. The flexibility is beneficial for industries that need to customize products for specific orders. No worries. Setup time. There may be significant setup time between batches as machines or equipment may need to be reconfigured or adjusted for different products. This can lead to increased idle time. Okay. Workforce skills. Employees often need to be multi-skilled or specialized to handle various tasks across different production stages, enhancing versatility in the workforce. क्योंकि देखो इसमें कॉन्टिन्यूस तो चल नहीं रहा, इसमें कोई एक वर्कर किसी एक काम को लेकर अपनी स्किल नहीं डेवलप करेगा। हो सकता है कि आज उसको प्रोडक्शन में लगाने के बजाय बाद में फिनिश गुड में लगा दिया जाए, तो उसको मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है ऐसे में। और हालांकि अगर आप देखोगे ऑटोनोमस वो कंटिन्यूस वर्क फ्लो में, वहां पे एक बंदा एक ही एक्सपर्टी लेके रखता है और कंटिन्यूस उसे आपकी कन्वेयर बेल्ट पे एक ही काम को बार बार लगातार करना पड़ता है। इन्वेंट्री लेवल्स, बिकॉज प्रोडक्शन अकर्स इन बैचेस, देयर मे बी हायर इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोसेस। दिस कैन लीड टू इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट एंड पोटेंशियल वेस्ट, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोसेस, allowing for easier identification of defects within a batch. However, issues may also arise if defects are not detected until after a batch has been completed. No issue. Lead times. Lead times can vary significantly depending on the complexity of the product and the size of the batch. Efficient scheduling and planning are essential to minimize delays. Cost structure. Generally,
The intermittent flow process may lead to higher production cost per unit compared to continuous process due to increased labor and setup times. सिंपल सी बात है, आप बैचेस में कोई चीज बनाते हो तो कम क्वांटिटी में बनाते हो, और उससे क्या होता है, पर यूनिट या पर केजी आपका कॉस्ट ज्यादा ही लगता है, और कंटिन्यूस में वो पर यूनिट कॉस्ट आपको बहुत कम लगता है। एप्लीकेशन कहाँ आती है, कहाँ इसका काम है, इसकी उपयोगिता कहाँ पर है? Intermittent flow processes are often found in industries such as manufacturing for products requiring custom specification और low volumes। जहां पे कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए वहां पर बैचेस में ही बनता है सामान, क्योंकि हर बार हर ये कस्टमर की एक यूनिक डिमांड है। आप इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि रोलेक्स की घड़ियां वो बैचेस में ही बनती हैं, आज भी उनका कोई मास प्रोडक्शन नहीं है, वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही दी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद रोलेक्स घड़ी के पास हर बार कस्टमाइजेशन आता है, कस्टमर अपनी यूनिक डिमांड देता है, उसके बेसिस पे कंपनी उस पे काम करती है। तो रोलेक्स एक बैच प्रोडक्शन का बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है। फूड प्रोसेसिंग वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन बैचेस, फूड प्रोसेसिंग वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन बैचेस। टेक्सटाइल एंड अपीरियल इन प्रोड्यूसिंग वेरिड स्टाइल्स एंड डिजाइन। अब देखो टेक्सटाइल में कैसे हो सकता है, आप एक ही तरह के सूट लगातार नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये फैशन डिजाइन के सेगमेंट्स हैं, हर बार फैशन चेंजेस होता है, कीप ऑन चेंजिंग, हर कुछ समय बाद फैशन बदलता है, तो कपड़ों का डिजाइन भी बदलता रहता है। तो आप एक ही तरह की मशीन लगा के सारा सारा सब इकट्ठे सारे कपड़े एक जैसे नहीं निकाल सकते, तो वही है, चेंजेस चाहिए यहाँ पे, यानी बैचेस में काम होता है। कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोजेक्ट दैट हैव अ यूनिक रिक्वायरमेंट्स एंड टाइमलाइंस। कंस्ट्रक्शन में भी आपका बैचेस में काम होता है rather than continuous flow process में। In summary, the intermittent flow process is ideal for the environment where product customization and flexibility are essential, but it may also face challenges related to the efficiency and cost management। तो अपने पहला क्वेश्चन 6 मिनट में कंप्लीट किया है, अब सेकंड पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, डिफाइन बैच प्रोडक्शन। बहुत हद तक अगर आपने इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस पढ़ रखा है, बैच प्रोडक्शन आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। तो यहां पर हमने क्या करना है, डिफाइन बैच प्रोडक्शन, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोसेस जहां पे आएगा वहां पे मास प्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जनरली मैंने एक पैटर्न देखा है, आप लोगों को भी ये चीज फाइंड आउट होगी। होपफुली हम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, इसके आने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम एमएमपीसी 8 में मैंने देखा है बिल्कुल ही अलग पेपर आ गया सब लोगों का, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पढ़ाए वैसे भी कुछ नहीं आया है, और मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे थे, उनके भी पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। मतलब इनफैक्ट प्रीवियस पेपर से कुछ क्वेश्चन भी नहीं आए, हर क्वेश्चन नया आया है। तो कोई बात नहीं, बट फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आप बना बना के भी कर पाए होगे, अगर आप पढ़ते ही नहीं तो फिर बना के भी कैसे करते हैं। तो बैच प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बैच प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which products are produced in groups or batches rather than in continuous flow। obvious सी बात है, पीछे भी पढ़ा है। This method is suitable for producing a limited quantity of goods that may vary in design, specification or materials। Batch production allows manufacturers to produce different types of products while sharing resources and equipment। Advantages of batch production। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस, क्या एडवांटेज है बैच प्रोडक्शन के। पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी। Batch production allows manufacturers to adapt to changing market demands or customer preferences easily। They can produce different products in response to varying orders। भाई पीछे आवाजें आ रही होंगी, उसको इग्नोर करना, घर में बैठा के बैठ रहा हूँ, कोई मेरे को ऑफिस थोड़ी है सेटअप है, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बेसिक मेरा पर्पज रहता है खुद भी पढ़ना और सामने वाला भी कुछ समझ जाए, इसलिए मैं बना देता हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे समझ रहे हो भाई, आपके पास आज 50 प्रोडक्ट की डिमांड आई, 50 शर्ट्स बनानी है, तो उनके बेसिस पे आपने बैच में बना दी 50 शर्ट से, कल को 50,000 आई तो आप 50,000 बनाएंगे उस बैचेस में। मतलब आप कंटिन्यूसली नहीं बनाओगे, वरना आपके पास डिमांड के अकॉर्डिंगली आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बनाते हो। रिड्यूस सेटअप कॉस्ट। सिंस मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेटिंग अप मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रन्स कैन बी स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर बैच। रिड्यूस कॉस्ट, भाई एक मशीनरी अगर आप लगाते हो ना, हैवी मशीनरी जो कॉन्टिन्यूस वर्कफ्लो को जनरेट करती है, भाई बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि उसमें ऑटोमेशन ज्यादा होता है, तो उसका सेटअप इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, रेदर देन आगे चल के वो आपको 10-12 साल बाद सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। बट अगर आपको इनिशियल फेज में जाना होगा तो बैच प्रोडक्शन ही आपके लिए ठीक रहता है। किसी भी स्टार्टअप में या छोटी मशीनरी कंपनी लो स्केल पे चलती है, उसमें हम लोग बैच प्रोडक्शन को ही देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल।
It is easier to implement quality control measures within a batch. Any defects can be identified and addressed before moving on to the next batch, minimizing the impact on overall production. इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ क्वालिटी कंट्रोल। पहले मैं क्या था ना, एक फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है, वहां प्लास्टिक के दाने बनते थे, तो कॉन्टिन्यूस वर्कफ्लो में बनते थे एक्सट्रूजन में। अब क्या हुआ, रात में भाई हमने मटेरियल डाल दिया, अब अगले दिन क्या हुआ, मैं तो सो गया रात में, ठीक है। जब अगले दिन रात में क्वालिटी कंट्रोल चेक करना था, जो क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा था उसने वो प्लास्टिक के दाने चेक नहीं किए। सारी रात माल बनता रहा, कम से कम 17,500 रुपए का माल प्लास्टिक के दाने बन चुके थे, और वो सारे के सारे बेकार बने। रात में क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस था, तो एक पूरा बैच उनका जो था वो पूरा खराब बन गया। बट वो बैचेस में होपफुली उसके बाद दूसरा मटेरियल लग गया। अगर उस रात मटेरियल नहीं लगता और वही उसी तरीके के पीवीसी के दाने ही बनने होते सारी रात, तो आप ये समझिए कि 17,500 रुपए का जो माल था, अगर उसमें लाख का डलता तो लाख का माल खराब होता, 10 लाख का डलता तो 10 लाख का माल खराब हो जाता, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल बीच में चेक नहीं हुई थी। पर बैचेस में क्या होता है, हर बैच के बाद क्वालिटी चेक होती है और पता लग जाता है कि भाई क्वालिटी खराब आ रही है, तो हम तुरंत के तुरंत उसको रोक सकते हैं। लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट, lower compared to continuous production, batch production can reduce the cost of holding inventory as a manufacturer can produce good as needed, leading less overproduction. वेयर हाउसेस भी अपना पैसा लेते हैं, ये तो पता है ना। कोई भी प्रोडक्शन आप बना के अपनी फैक्ट्री में कितने दिन रख लोगे, आप वेयर हाउसेस में उसको रखते हो। वेयर हाउसेस भी अपना पैसा लेते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री मिनिमल है तो आपको वेयर हाउस में थोड़ा कम खर्चा देना पड़ेगा, पर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है और उसकी मार्केट में डिमांड कम है, तो आपका खाली पीली रेंट लगेगा आपके प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए। स्पेशलाइजेशन, workers can be trained to operate specific machinery or process within the batch, leading to increased efficiency in producing specific types of product. वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हो आप स्पेसिफिक मशीनरी और प्रोसेस के रिगार्डिंग, और हो सकता है कि आप एक से ज्यादा मल्टीपल मशीन पे भी उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। भाई आज मेरा शर्ट के लिए पड़ रहा है तो मैंने शर्ट की मशीन सिखा दी, कल को मेरे पास शर्टों में काज लगाने तो मैंने काज वाले बटन की मशीन सिखा दी, परसों मेरे पास जीन्स पैंट के लिए आ गए तो मैंने जीन्स पैंट की मशीनरी उसको सिखा दी। मतलब मल्टीपल एलोकेशन में अपने बंदे को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है बैचेस में काम करवाने का। बट अगर यही काम कंटिन्यूसली हो रहा होता तो मेरे पास शायद टाइम नहीं होता। अब डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं भाई बैच प्रोडक्शन के। भाई हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरऑल कॉस्ट आपको हाई लगेगी, ठीक है। सेटअप स्मॉल जो सेटअप है वो सस्ता है, पर ओवरऑल जो प्रोडक्ट फिनिश आता है वो हाई पड़ता है। वाइल सेटअप कॉस्ट कैन बी लोअर, द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी हायर ड्यू टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट, longer lead times and potential waste during the transition between batches. Inefficiency in production, the need to stop and set up for different batches can lead to idle time and inefficiency, especially though the production schedules are not well managed. Inventory management, managing inventory for raw materials and finished products can become complex, especially if demand is unpredictable, lending to potential shortage or excess stock. Lead times can be stronger than continuous production processes because of the time required for setup and production. Changeovers, this may delay fulfillment of customer orders. Potential for inconsistency, variance in production quality can occur between batches, especially if the production processes is not standardized or controlled rigorously. Batches, summary पढ़ लेते हैं। Batch production is a versatile manufacturing approach suitable for many industries, but it requires careful planning and management to balance flexibility with efficiency and कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड। लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फोरकास्ट ऑफ द डिमांड ऑफ एन आउटपुट आर मेड बाय यूजिंग वेरियस कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। फोरकास्टिंग तीनों एग्जाम में लगातार पढ़े, एक और बार पढ़ लेते हैं। Forecasting future capacity requirement is essential for organization to ensure they can meet expected demand without over investing in resources or capabilities. Various casual forecasting methods are used for long term and medium term demand forecasting. Here are the some key methods. Regression analysis होती है forecasting की पहला तरीका regression analysis। पढ़ते regression analysis होता क्या है। This statistical method establish the relationship between a dependent variable demand and one more independent variables factors influencing demand such as price, मार्केटिंग स्पेंड और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो वेरिएबल और इनवेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो इंटरलिंक्ड होता है रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। यानी डिमांड में और आपके जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, उनके बीच में क्या हमारी सिंक्रोनाइजेशन है, इन्फ्लुएंस कितनी है डिमांड की, प्राइस क्या चल रहा है, मार्केटिंग स्पेंडिंग कितनी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं। एप्लीकेशन यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन historical data. It can be linear or non-linear based on the relationship being analyzed.
टाइम सीरीज एनालिसिस, ये तो आपको पता ही है, गोल्ड का प्राइस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल। गोल्ड का प्राइस हम पिछले कितने दशकों से देख रहे हैं, बढ़ ही जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। उसी बेसिस पे हम लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा और सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। दिस मेथड एनालाइजेस हिस्टोरिकल डिमांड डेटा ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड सीजनलिटी। इट रिलाइज ऑन द assumption दैट द पास्ट पैटर्न्स विल कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, जैसा मैंने बताया गोल्ड का एग्जांपल। मूविंग एवरेज स्मूथ आउट फ्लक्चुएशंस फॉर बाय एवरेजिंग डेटा पॉइंट्स over a specific period. Exponential smoothing gives more weight to the recent observation while we consider past data. Application suitable for products with stable demand patterns and clear seasonal effect. Econometric models. कौन कौन से हो गए भाई? टाइम सीरीज एनालिसिस हो गई, रिग्रेशन एनालिसिस हो गई, तीसरा तरीका क्या है? इकोनोमेट्रिक मॉडल्स. These models combine economic theories with statistical methods to forecast future demand based on economic indicators. Example: GDP growth, unemployment rates. By use for understanding how economic conditions impact demand and are particularly useful in industries sensitive to economic changes. भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैवल बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ट्रैवल एक लग्जरी है, वो कोई जरूरत नहीं है। आटा शायद बिकेगा, जिंदा अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी तो खाना तो खाएगा, पर अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो घूमने नहीं जाएगा। और वहीं अदर हैंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बहुत कम है तो देयर आर चांसेस कि सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करे, जैसे कि आपका होटल इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपके कार की सेल्स बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, कि मतलब बंदा एक्सपेंड कर पाएगा ना, बंदा खर्च कर पाएगा, परचेजिंग पावर ज्यादा हो रही है उसकी। वही चीज है। कैजुअल मॉडल क्या होता है? तो कैजुअल मॉडल, दिस मॉडल्स आर यूज ऑफर स्पेसिफिक फैक्टर्स और इवेंट्स to predict demand. For instance, they may incorporate variables like advertising, promotions, and market conditions. They're used for assessing the impact of marketing efforts, external factors on demand, allowing more informed decision making. भाई एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा असर करते हैं हमारे जीवन में, ठीक है? हम जो देखते हैं वही खरीदते हैं, जो कहते हैं ना बिकता, जो दिखता है वही बिकता है, तो वही वाली बात है। आप कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देख के ही खुश हो जाते हो। टीवी पे एड चली कैडबरी, अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड ने कैडबरी दे दी सिल्क, वो खुश हो गई। भाई हमारे दिमाग में भी चल जाता है कहीं ना कहीं, सिल्क देने से शायद लड़कियां खुश हो जाती होगी। अब वो होती है नहीं होती है तो लड़कियां बताएंगी कमेंट करके, पर हम भी जाके सिल्क ले आते हैं अपनी बीवियों के लिए, अपनी मदर्स के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए। लीडिंग इंडिकेटर्स, this method relies on identify key indicators that predict future demand trends. For example, housing starts might indicate future demand for construction materials. It helps businesses anticipate changes in demand before they occur by monitoring relevant leading indicators. लीडिंग इंडिकेटर्स आप सिंपल देखते हो, कोई जगह जो डेवलप कर रही होती है, जैसे कोई टाउन बन रहा है रिसेंटली, तो वहां पे बहुत पोटेंशियल है आपका सीमेंट बिकने का, या फिर कच्ची ईंटों का बिकने का, या सरिये बिकने का, रेदर देन इन अ टाउन और सिटी, मल्टी सिटी जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, वहां पे शायद ये चीजें इतनी जल्दी नहीं बिकेंगी, या फिर बिकेंगी तो वो लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो बैचेस में नहीं लेंगे और वो किसी बड़े डीलर से करेंगे। पर अगर आप छोटा मोटा सेटअप करना चाह रहे हो हार्डवेयर का, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए वो जगह रहती है जहां पे अभी घर बनना स्टार्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोनी बॉर्डर है, अभी लोनी बॉर्डर में क्या है कि वहां पे घर बन ही रहे हैं, प्लॉट्स कट रहे हैं, तो वहां पे अगर किसी ने हार्डवेयर का अपना दुकान डाला है, ईंट का, सीमेंट्स का, या फिर सरिये का, तो वो बहुत चलेगा अभी। एक इंडिकेटर अच्छा है वहां पर उस चीज को लेकर। सिनेरियो प्लानिंग, this method involves creating various plausible future scenarios based on different assumptions and analyzing their impact on capacity requirement. It helps organizations prepare for uncertainty by considering a range of possible future state, allowing them to adapt strategies accordingly. सिनारियो पहले ही कुछ बना लिया, मतलब पहले ही सोच लिया भाई कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर अच्छा हुआ तो क्या करेंगे, या बुरा हो गया तो क्या करेंगे, और कुछ बहुत ही भद्दा हो गया तो क्या करेंगे। कंपनी के लिए तीनों सिचुएशन रख के सिनारियो बना के चलते हैं। Market research and surveys. Gathering information directly from consumers or directly experts through the surveys and market research can provide insight into future demand profile. This quality method is supplement quantitative data, especially when introducing new products and entering new markets. कहीं कहीं देखा होगा यार, अभी रीज में कोई आता गिज्मो के डिश वॉशर लेके आए थे हमारे यहाँ गली में, एक लेडी आई थी, गिज्मो का डिश वॉशर दे दी। ऑल्दो गिज्मो को बनाने वाली जो कंपनी है दैट इज रिलायंस, बट गिज्मो मेरे लिए एकदम नया प्रोडक्ट था, मुझे नहीं पता था गिज्मो के डिश वॉशर भी आते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप मुझसे पूछते कि विम के डिश वॉशर, तो मैं तुरंत बताता कि विम का डिश वॉशर बहुत ही वेल नोन है, या स्कॉच ब्राइट का डिश वॉशर, वो सबको पता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट गिज्मो मेरे लिए एक नई चीज थी, और वो भी मैंने उसके लिए सर्वे करके उन्होंने फ्री सैंपल्स बांटे ताकि लोग उसे पहचाने। सिमुलेशन मॉडल्स, दिस मॉडल्स यूज कंप्यूटर सिमुलेशन टू मिमिक रियल वर्ल्ड processes and assess the impact of different variables on demand.
particularly useful for complex system where multiple factors interact, allowing business to explore what if scenarios. ठीक है, आप समरी पढ़ लेते हैं. Each of these method has its strengths and weaknesses, and the choice of method often depends on the nature of the businesses, the availability of data, and the specific forecasting needs. In practice, organizations often use a combination of these methods to enhance the accuracy and reliability of their demand forecast, ensuring they can plan capacity effectively. चलो आप क्वेश्चन 4 भी पढ़ लेते हैं. What do you understand by the term codification? Explain the various objectives of codification system. दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्यों मेरे बोलने से शायद कभी कभी नहीं आता, कुछ जिंक हो जाता है, ठीक है. बट ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ना, इसके चांसेस बहुत है आने के. भाई ये 3-3 4-4 बार आ चुका है पेपरों में, 3-3 4-4 बार. तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, मेरे लिए नहीं अपने लिए पढ़ लेना, पर पढ़ लेना जरूर. तो अभी तो पढ़ा ही रहा हूं, पर अपने आप से भी पढ़ लेना, कहीं से किसी और सोर्स से भी. मेरा पढ़ा हुआ नहीं समझ में आता, किसी और का पढ़ा हुआ से पढ़ लेना. पर कोडिफिकेशन वाला यार ये पढ़ के जाना, पेपर में किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा. तो कोडिफिकेशन होता क्या है? कोडिफिकेशन रिफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दैट मेक्स इट इजियर टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज. समझ आ गया? Codification refers to the systematic arrangement and codification of information or data into a structured format that makes it easier to access, retrieve and manage. ठीक है, एक ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाना, क्लासिफिकेशन करना इंफॉर्मेशन डेटा की, जिसको इजीली एक्सेस किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके और मैनेज किया जा सके. दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग लॉ, लाइब्रेरी साइंस, knowledge management and information technology. In the context of knowledge management and business practices, codification involves organization and standardizing knowledge so it can be effectively shared and reused. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके कोडिफिकेशन के? भाई पहली तो बात स्टैंडर्डाइज करना. कोडिफिकेशन एम्स टू क्रिएट कंसिस्टेंट फॉर्मेट्स एंड डेफिनेशंस फॉर इंफॉर्मेशन, ensuring codification aims to create consistent formats and definitions for information, ensuring that all users interpret and use the data uniformly. This helps eliminate confusion and enhances communication among different stakeholders. मतलब आप समझ रहे हो कि कोडिफिकेशन इस तरीके से बनानी है कि जिसको एक अफ्रीकन बंदा भी उसी तरीके से कोड करे, डिकोड करे, और एक इंडियन बंदा भी उसी तरीके से डिकोड करे, और ऑस्ट्रेलियन बंदा भी एक ही तरह से डिकोड करे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए को मैंने 1 नंबर दिया, बी को मैंने 3 नंबर दिया, सी को नंबर मैंने 7 दिया. अब ये मैंने बता दिया भाई, जो भी इस कोड को रिकॉर्ड करेगा उसको मैंने बता दिया कि ए को आपने 1 रेफर करना है, बी को आपने 3 रेफर करना है, 7 को और सी को आपने 7 रेफर करना है. तो क्या होगा, मैं उन्हें ए बी सी लिख के देखूंगा, पर वो क्या समझेंगे, 1 3 7. ठीक है, तो ये कोडिफिकेशन होती है. रॉ वगैरह में ये जो होती है ना, जब आईबीज वगैरह, इन लोगों को कोडिफिकेशन में बहुत काम होता है. ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, मिलिट्री वगैरह बहुत काम आता है इसका कोडिफिकेशन का. Ease of access for retrieval. A well-structured codification system allows user to quickly locate and retrieve information. By organizing data systematically, organization can reduce the time spent searching for relevant information. Ease of access and retrieval. भाई मैं सिंपल समझाता हूँ. कोडिफिकेशन का मतलब तो अपने घर में भी समझ सकते हो. तुम्हारी मम्मी क्या करती है, शुगर का डब्बे को अलग तरीके से पहचानती है, नमक के डब्बे को अलग तरीके से पहचानती है. ठीक है, वो कैसे पहचान जाती है? उनको पता है कि डब्बों के कलर से, वो उनकी कोडिफिकेशन है. बट अगर तुम्हें भेज दूंगा किचन में ना, तुम चीनी की जगह चाय डाल दोगे, चाय की पत्ती की जगह लाल मिर्च डाल दोगे, और देखोगे तो तुम वो नहीं, डब्बों से पहचानने के लिए तुम्हें अंदर नहीं देखूंगा, मटेरियल सामग्री नहीं देखेंगे, तो डब्बों से बताना है, नहीं बता पाओगे. पर तुम्हारी मदर वो जरूर बता देंगी. तो यही कोडिफिकेशन है, उनकी अपनी कोडिफिकेशन है. बट अगर तुम 2 दिन उनके साथ बैठ जाओगे तो वो कोड शायद तुम्हें भी समझ में आ जाएंगे. बस इसी से समझ लो. नॉलेज शेयरिंग. Codification facilitates for sharing of knowledge across different departments and teams within an organization by making information readily accessible. It encourages collaboration and innovation. Knowledge share होती है. Efficiency. By streamlining information management, codification enhances operational efficiency. It minimizes the redundancy and duplication of efforts, allowing employees to focus on value-added activities. Improve decision making. A codified knowledge base provides decision makers with timely access to relevant information, supporting informed decision making. This is particularly important in dynamic environments where quick responses are essential. Facilitation of training and onboarding. Codified information serves as valuable resource for training new employees. It provides a clear framework for understanding processes, policies, and best practices, reducing the learning curve.
ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस, कोडिफिकेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड and documentation which is crucial for compliance with legal and regulatory requirement. It ensures that the necessary information is systematically recorded and easily retrievable for audits and inspection. देखो अगर तुम लाइब्रेरी में जाओगे ना, कभी चांदनी चौक निकलोगे तो पुरानी दिल्ली स्टेशन की साइड निकलना, वहां पे ना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, डीपीएल। वहां जाके ना अगर आप मांगोगे ना उनसे 1990 का अखबार चाहिए, आपको कुछ ही मिनटों में वहां की लाइब्रेरी निकाल के दे देगी 1990 का अखबार। किस तारीख का चाहिए उस तारीख का निकाल के दे देगी। क्यों? उनके पास कोडिफिकेशन होती है, उन्हें पता होता है कि किस रॉ में क्या रखा हुआ है। आपको जाके वहां से सिर्फ वो बता देंगी कि यहाँ जाइए, इस जगह पे जाके आप निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें कोड करके, इसलिए इजी है निकालना। बट अगर वही चीजें मैं अगर डिकोड करके इधर उधर करके चला जाऊं, यकीन मानो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, सर दर्द तो छोड़ो, पेट दर्द, आंख दर्द, मुंह दर्द सब हो जाएगा, पर वो एक अखबार नहीं निकाल पाओगे। इंफॉर्मेशन भी बहुत निकालना बच्चों का खेल नहीं, बच्चों की चीजें निकाल लेना। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, भाई नॉलेज का संग्रहण, उसे जमा करना, प्रिजर्वेशन करना। A codification system helps preserve organization knowledge, especially critical in the event of an employee turnover or retirement. By documenting processes and practices, organization can retain valuable insights and expertise. Enhance quality control. Standardizing processes through codification can lead to improved quality control. By adhering to established guidelines, organizations can minimize errors and maintain high standards in their operation. Scalability. Our robust codification systems allow for scalability as the organization grows. It provides a framework for integrating new knowledge, processes, or information without disrupting existing systems. Overall, a codification system is essential for effective knowledge management within an organization. It enhances accessibility, promotes standardization, and ultimately supports the organization's goal by ensuring that valuable knowledge and information are organized, preserved, and easily accessible. चलो 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, 5वां भी पढ़ ही लेते हैं। डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कहीं पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है इसकी वीडियो तो नहीं बना रखी है मैंने, इसकी वीडियो नहीं बना दी ना, पर हाँ पढ़ा रखा है, पर वीडियो नहीं डाली। तो वेस्ट मैनेजमेंट तो यार बच्चों को दे दूंगा ना तो वो भी बना देगा। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। भाई वेस्ट मैनेज कर लोगे तो रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। वही अगर तुम पुरानी चीज को दोबारा यूज कर लोगे तो एक तरह से रिसोर्स तुम्हारा बचा भी लोगे ना, वही चीज बताना चाह रहा है ये। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशन, रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कहते हैं रिसोर्स की एफिशिएंसी। रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन यूजिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू मिनिमाइज वेस्टेज। बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेटेड। सही बात है। Effective resource management practices such as reducing, reusing, and recycling materials contribute directly to waste management efforts. For instance, using less material in production reduces the amount of waste produced. Waste as a resource, मैं इसे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, खुद पढ़ लेना यार, क्योंकि वेस्ट एज अ रिसोर्स तुम्हें समझ में आ रहा है कि वेस्ट एज अ रिसोर्स कैसे कर सकते हो। किसी के लिए जो वेस्ट है वो किसी के लिए नई चीज है, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये मैंने शायद पहले पढ़ा हुआ है, ये मैंने शायद पिछले वाले 2022 में भी आया हुआ है क्या क्वेश्चन? 2022 में आया हुआ है ना क्वेश्चन? वेट 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 देखना, 2022 में आया हुआ है क्या क्वेश्चन ये वाला? अगर 2022 में आया तो बहुत अच्छी बात है ना, अपना रिपीटिव क्वेश्चन है फिर तो यार। थोड़ी देर होल्ड कर रखा रहा हूँ, बुरा मत मानना, थोड़ा स्पेयर करना इसको भी। आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो यार आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए वेट कर ही सकते हो। बटर बटर तो मैं बीच में करता रहूंगा, टेंशन मत लेना। अपना कौन सा ये वाला एग्जाम, एमपीसी 9 ना? एमपीसी 10 है क्या? एमपीसी 9 है, एमपीसी 9 है यार। हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट इसमें था क्या? अरे वाह, वेस्ट मैनेजमेंट में फंसा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये अपना जून 2022 में भी आया हुआ है। वही मैं कहूँ यार, पढ़ाया तो है मैंने। तो क्वेश्चन 5 जो है भाई, ये भी रिपीटेटिव है। ये जो क्वेश्चन है वेस्ट मैनेजमेंट आपका, डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट,
ये आपका ना जोन पेज में फंसा हुआ है, इसलिए कह रहा था यार, पढ़ाया तो है मैंने, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। ठीक है भाई, तो वेस्ट एज अ रिसोर्स पिछले वाला देख लेना, अगर हिंदी में समझना है, हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया मैंने ये वाला। यहाँ पे शायद उतना अच्छे से ना भी समझाऊं, पर पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ भी समझा देता हूं, चलो यार, क्यों बुरा मान रहे हो, रो मत। Waste management involves the collection, treatment, and disposal of waste material. However, many waste materials can be repurposed or recycled, transforming them into valuable resources. भाई एक खाली बोतल है, थम्स अप पी ली, उसके बाद उसके अंदर फिर मैंने पानी भर लिया, पानी पीने के लिए मैंने 4 5 महीने यूज कर लिया, उसके बाद मैंने उसी बोतल में एक मनी प्लांट का पौधा लगा दिया, 3 तरीके से काम आ गया। समझ रहे हो, जिस बोतल को मैं थम्स अप पीते के साथ फेंक सकता था, उसको मैंने 3 तरीके से काम में ले लिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। By viewing a waste as a resource, organization can close the loop and resource management. For example, industry by the product can be reused, other production processes, reducing the need of virgin materials and minimizing waste. Regulatory compliance. Both waste and resource management are subject to regulatory requirements that aim to protect the environment and public health. ठीक है जी, regulatory compliance. Compliance with the waste management regulations often necessitates improve resource management and practices. Organizations that are proactively manage resources can better meet regulatory standards, reducing the risk of non-compliance. ठीक है, रेगुलेटरी रिस्क रहते हैं, देखा होगा इंदौर में आए दिन आजकल वो चालान कट रहे हैं ना, वही है अपना इंदौर का भाई, तो वो जानता होगा। बाकी तो दिल्ली में तो यार कूड़े हम लोग खैर बिखेरने माहिर हैं। वही रीजन यही है कि फाइन नहीं लगता, जिस दिन अगर फाइन लगना स्टार्ट हो जाए, मुझे नहीं लगता रोड पे कोई थूकना स्टार्ट बंद कर देगा। रोड फिर भी थूकेंगे पर कम जरूर हो जाएंगे, अगर मान लो जो कि 10 200 रुपए आपको रोड पे थूकने का फाइन लगने लग जाए, आधे से ज्यादा लोग तो थूकना बंद कर देंगे, पान खाना बंद कर देंगे, और रोडें थोड़ी हद तक साफ हो जाएंगी। सस्टेनेबिलिटी गोल्स. Both waste management and resource management contribute to sustainability objectives by promoting responsible use of resources and reducing environmental impacts. Complementary. Organizations that integrate waste and resource management into their sustainability strategies are better equipped to achieve long-term environmental goals. This integration fosters a culture of sustainability and innovation. Cost saving. भाई पैसा तो बचेगा ही। एक बहुत बढ़िया गाना है, अगर शायद सुना हो, पहले कभी आता था कि मैं कपड़े रिपीट नहीं करता, जो एक बारी पहने तेरे यार ने। तो कपड़े रिपीट भी करदा, जो बंदा अपने कपड़े रिपीट ही नहीं कर रहा है, वो अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। तीसरी बात, दुकानदार के अलावा वो किसी का भला नहीं कर रहा है। उसके कपड़े अगर वो डेली कपड़े नहीं बदलता, तो या तो नंगा घूम रहा है, और नंगा तो मेरे को लगता नहीं वो घूम रहा होगा बाहर। तो यानी वो 365 दिन 365 कपड़े खरीद के ला रहा है, 365 कपड़े पहन रहा है, और 365 कपड़े बाहर फेंक रहा है। कितना कूड़ा होगा, सोच रहे हो, एक कपड़ा फेंका उससे दिमाग नहीं लगता, पर 365 कपड़ा अगर कोई फेंक रहा है तो सोच के देखो जरा, जो एकदम कोरी स्टेज में, कितना खराब लग रहा है सुनने में। बस वही बात। पब्लिक परसेप्शन एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशियली हेल्ड एंड स्टेबल। अब आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम करती है ना, तो हम उसके लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। मान लो टाटा ग्रुप, जैसे अभी IPL में देख रहा था, हर ग्रीन डॉट बॉल कराते थे वो लोग, खाली बॉल देते थे, तो हर ग्रीन डॉट बॉल पे एक पेड़ उगाया जाता था। तो ये एनवायरमेंट का ये जो इम्पैक्ट हुआ, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक हर डॉट बॉल पे IPL वाले एक नया पेड़ लगा रहे हैं। तो कहने को तो एक दिखावे का एक मोड था, पर लोग इससे इंस्पायर होते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है कि क्रिकेट के साथ साथ कुछ पेड़ भी लग रहे हैं। ठीक है। Innovation and technology development. Advances in technology can enhance both waste and resource management practices, leading to improved efficiency and reduced environmental impacts. Innovations such as waste to energy technology and resource recovery system exemplify how integrating waste into resource management. भाई देखो, दो प्रोसेस होती है रिसोर्स, मैं बताता हूँ वेस्ट से कैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ कर सकते हैं। आजकल आप रोड देख रहे हो, बिटमन प्रोसेस से बनती है वो रोड। बिटमन प्रोसेस क्या होती है वो समझो। आपका जो प्लास्टिक बिल्कुल थर्ड स्टेज पे चला जाता है ना, लास्ट स्टेज, जो काली पन्नी मीट वाली पन्नी ना थी, नॉनवेज वाली पन्नी, वो समझो प्लास्टिक की लास्ट स्टेज है। वर्जिन प्लास्टिक जब बिल्कुल एकदम गंदे स्टेज पे पहुंच जाती है, तो वो काली पन्नी काम आती है, और काली पन्नी के बाद उसका क्या होता है प्लास्टिक की लाइफ, उसको गलाकर तारकोल पे मिला दिया जाता है। तारकोल पे मिलाकर, रोडियो में मिलाकर उसको रोड पे बिछाया जाता है। तो इसको बोलते हैं बिटमन प्रोसेस। इस बिटमन में क्या होता है कि आपकी रोड बना दी जाती है। ठीक है, प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, तो आपकी रोड बन जाती है। दूसरा तरीका क्या है, इंसिनरेशन। प्लास्टिक के वेस्ट को जलाकर उसके धुएं से, उसकी गर्मी से, उसके ताप से आप एनर्जी बना सकते हो।
इसको बोलते हैं इंसिनरेशन प्रोसेस। इसके बारे में गूगल करना, इंसिनरेशन एनर्जी प्रोसेसेस। देखो इंडिया में इतनी सक्सेस नहीं हो पाई है क्योंकि हम लोग सेग्रीगेशन नहीं कर पाते वेस्ट का अच्छे से, तो यहाँ पर इतना वो सक्सेस नहीं रहा। बट यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन, ये 3-4 कंट्रीज तो ऐसा धमाल मचा चुकी है ना इंसिनरेशन प्रोसेस से, जिसका पूछो मत। इन लोगों ने अपने वेस्ट से ही अपनी एनर्जी बनाना स्टोर कर दिया। और सही बात है, प्लास्टिक को खत्म तो कर नहीं सकते, पर से उन्होंने एनर्जी बना के उसको कम कर दिया। अब एक प्लास्टिक की बोतल को गला के आप देखते हो कितनी छोटी हो जाती है, तो जगह कम घेरती है ना फिर वो वेस्ट में, कम से कम वो तो कर पा रहे हैं वो। इन समरी, द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट मैनेजमेंट एंड resource management is critical for achieving sustainability goals and promoting circular economy. By integrating these two processes, organizations can optimize resource use, minimize waste generation, and enhance their overall environmental performance. This is holistic approach not only the benefits the environment but also contributes to operational efficiency, cost saving, and improved public perception. तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना जो है ऐसा आया जो दोबारा रिपीट हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 जो हमने रेडी किया है। पीईआरटी, देखो पीईआरटी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और सीपीआर, ये अगर ऐसे एक क्वेश्चन में नहीं भी आया ना तो शॉर्ट में आने के चांस रहते हैं। जैसा था ना शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करो, 2 पन्ने का या एक पन्ने का जो हम आंसर लिखते हैं 2.5 नंबर का, 5 नंबर का आ सकता है। तो अगर ये इकट्ठे आ गया तो वेल एंड गुड है, 20 नंबर का आप लिख देना, वरना शॉर्ट में भी आ सकता है इससे। तो इसको ओवरव्यू इसका पढ़ लो। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, पीईआरटी बोलो, फुल फॉर्म क्या होगा? रिव्यू नॉट रेवेन्यू। और दूसरा है आपका सीपीएम, सीपीएम बोले तो थोड़ा तेज बोलो। क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम, are both project management tools used to plan and manage projects effectively. However, they have distinct characteristics that make them suitable for different circumstances. Here's a breakdown of when to use PRT versus when to use CPM. तो PERT समझ में आ रहा है नाम से, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम की एवोल्यूशन करना या उसको एनालाइज करना और उसका रिव्यू देना टेक्निक का, उस तरीके से कैसे काम करते हैं। तो देखो व्हेन टू यूज PERT, जब अनसर्टेन एक्टिविटी हो, ड्यूरेशन का पता ही नहीं हो, अनसर्टेनिटी एक्टिविटी ड्यूरेशन हमें नहीं पता भाई प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा, तब हम क्या करते हैं PERT का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लो, PERT is particularly useful when the duration of project activities is uncertain or varies significantly. It incorporates probabilistic time estimates, allowing project managers to consider optimistic, pessimistic and most likely duration. या तो ऑप्टिमिस्टिक बहुत ही जल्दी सोच लेगा कि भाई बहुत अरे फटाफट हो जाएगा, पेसिमिस्टिक कुछ लोग होते हैं कि अरे यार ये काम क्या है, बकवास काम है, होगा ही नहीं, और मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन कोई लोग बोलते हैं कि यार 2 महीने 4 महीने 5 महीने का काम है। Circumstance, use PERT when dealing with the research and development projects, new product launches or other situation where activity duration are difficult to predict. अभी याद होगा कोविड आया था, कोविड के जब हम वैक्सीन निकालने लग रहे थे सब लागू, तो हर देश पीछे पड़ा हुआ था कि क्या कौन वैक्सीन निकालेगा, कौन वैक्सीन निकालेगा, ठीक है। बट एंड में क्या हुआ, इंडिया वालों ने ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही वैक्सीन निकाला था, कोविशील्ड, ठीक है। तो उससे क्या था, इसकी ड्यूरेशन नहीं पता थी, हो सकता था इस वैक्सीन को बनने में 10 साल भी लग जाते, हो सकता था कि इसको 4 साल भी लग जाते, पर उस टाइम पे नीड ही ऐसी थी, लोग इतने मर रहे थे, इतनी मृत्युआएं हो रही थी, इतनी लोगों की जान चली गई कि क्या करते। तो इसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी, बहुत सारे साइंटिस्ट, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा इसके पीछे, जिन्होंने उस सीरम को बनाने में इतना आगे आकर इस चीज को बनाया और इस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, लोगों को फ्री वैक्सीन भी दी। तो आज हम लोग कोविड से बचे हुए हैं, वरना कोविड मुझे लग रहा था पूरी दुनिया खत्म कर देगा यार, एक समय तो ऐसा लगने लगा था। तो फोकस ऑन टाइम एस्टिमेट्स, PERT emphasizes time analysis and is ideal for project where the schedule is more critical than the cost. अब यही दे मैं कर रहा हूँ, PERT जहां पे शेड्यूल बहुत जरूरी है कॉस्ट से। तो जब सीरम बनाने बैठी थी इंडियन गवर्नमेंट या और अपना सीरम ऑफ इंडिया बनाने बैठा था उसको वैक्सीन को, उनके लिए इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो सीरम कितने से कितनी जल्दी बना सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि हर दिन 700, 1000, 5000 ऐसी जो मौतें हो रही थी, आप समझ सकते हो कितना प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर। और उससे बड़ी बात क्या है कि डेड बॉडी से भी लोग हाथ नहीं लगाते थे, उनके लास्ट राइट्स में भी लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था कि कोविड कहीं हमें अफेक्ट ना कर दे। तो इतना इनह्यूमन लगता था ना कि खुद से भी ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, कोई बंदा मर रहा है, उसके आप कंधा देने नहीं जा सकते उसको, उसके लास्ट राइट्स में। कैसी खराब सिचुएशन थी, पन्नी में बंध के आते थे, जैसे कि कुछ
किसी की डेड बॉडी नहीं हो, कुछ एकदम सड़ा हुआ कोई सब हो, तो लोगों की फीलिंग्स मर गई थी। मैंने ऐसे भी वीडियो देखे थे, कोई अपना बच्चा अपने पिता को हाथ नहीं लगा रहा, कह रहा हम ये डेड बॉडी नहीं लेंगे। मतलब ऐसे नालायक बच्चों से तो मैं थप्पड़ मारना चाहता हूँ शायद उनको। चलो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जहां पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पीईआरटी इज सुटेड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल टास्क एंड डिपेंडेंसी, पर्टिकुलरली इन रिसर्च एंड इनोवेशन, innovative endeavors. When managing projects with many interrelated tasks such as aerospace or defense projects, PRT helps visualize dependency and critical paths. तो जैसे रॉकेट प्रोग्राम्स होते हैं, नासा हो या आपका इसरो हो गया, टेस्ला आजकल अपने रॉकेट भेज के वापसी भी बुला लेता है। तो इनके पीछे क्या होता है, पीआरटी लगती है। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी आइडियल सिचुएशंस को पहले ही ट्रैक डाउन किया जाता है कि भाई अगर ये होगा तो क्या होगा, कितने परसेंट जान जाने के हैं, कितने लोगों को इसमें हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरीके की चीजें बनाई जाती है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा काम होता है इसमें। प्रोजेक्ट विद हाई वेरिएबिलिटी, पीआरटी इज इफेक्टिव इन प्रोजेक्ट वेयर वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी आर एक्सपेक्टेड इन टास्क एंड आउटकम्स। जैसे मैंने बोला कि फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। यूज पीआरटी इन प्रोजेक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट डिजाइन विद मेनी अननोन्स मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट्स एंड टाइमलाइन। कोई भी सॉफ्टवेयर एक बार में झट से नहीं बन जाता भाई साहब। एक सॉफ्टवेयर को बनने के लिए कम से कम तो कितने फेज, 7 फेज से गुजरना पड़ता है। अब आप सोचो 7 फेज से गुजर रहा है कोई। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग होती है पहले, फिर रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपका उसका डिजाइन बनता है, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर टेस्टिंग के बाद आपका उसका डिप्लॉयमेंट होता है, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है। इतनी स्टेज से गुजर के एक अपना सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप समझ रहे हो, इसमें पीआरटी यूज होता है। अब सीपीएम कहाँ यूज होता है वो तो पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल, क्या था, क्रिटिकल पाथ मेथड। हाँ, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। वेल डिफाइंड टास्क, जहां पे पता है क्या करना है, पहले से मालूम है भाई क्या करना है, ये काम करना है, इतने दिन में करना है और इतने लोगों की वजह से करना है। सीपीएम इज मोर सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट विद वेल डिफाइंड टास्क एंड प्रेडिक्टेबल ड्यूरेशन। क्या बोला, कितने लोगों के साथ करना है, कितने दिन के लिए करना है, कितने दिनों में करके दे देना है। इट यूजेस अ फिक्स टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। यूज सीपीएम इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और एनी प्रोजेक्ट वेयर एक्टिविटीज हैव अ क्लियर कंस्ट्रेंट। देखा होगा कभी कभी बोलते हैं ना कि ये पुल 2 साल में बनके तैयार हो जाएगा। किस बेसिस पे बोलते हैं, उन्हें पता है कि भाई पर डे हम लोगों ने ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट बनाए हैं और इतना टाइम लगा है। बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे एल एन टी है, एक वेल नोन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ग्रुप है। एल एन टी ने हमारे भारत में बहुत सारे पुल्स बना के दिए हैं, बहुत सारी टनल्स बना के दी है। तो एल एन टी क्या करती है, पहले ही प्रोजेक्ट को ले लेती है किसी गवर्नमेंट से और बोलती है कि भाई टेंडर हमारा, हम आपको इतने साल में ये पुल बना के दे देंगे, हम आपको टेंडर के इतने पैसे देंगे, इससे जो फायदा होगा वो हम जनरेट करेंगे। दैट्स इट। कुछ सालों तक वो टेंडर उन्हीं एल एन टी के हाथ में रहता है, वो प्रॉफिट्स कमाते हैं, उसके बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं गवर्नमेंट को। फोकस ऑन कॉस्ट मैनेजमेंट, इधर कॉस्ट जो है क्रूशिकल क्रिटिकल पाथ है, कॉस्ट इसमें ज्यादा देखा जाता है। सीपीएम कॉस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट when managing projects where cost is control is crucial. CPM provide insight into optimizing resources and budgets. देखो इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक तय कर रही है प्राइस कि भाई हम 1,000 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट रख रखे हैं कि इसमें ये पुल तैयार हो जाएगा। अगर कोई कंपनी इच्छुक है तो वो आके टेंडर लगाए, टेंडर में इतने पैसे हम उनको देंगे उनके काम के बेसिस पे, और चाहे वो 1,000 करोड़ लगाए, चाहे 2,000 करोड़ लगाए, या फिर 50 लाख लगाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी उनको ये पुल तैयार करके देना होता है। बट वी ऑल नो इंडिया कितना करप्ट है। इसमें हम सबको पता है कि क्या क्या लोग धांधलेबाजी करते हैं। 1 करोड़ के टेंडर के लिए पहले ही कितना सारा पैसा बाबू लोगों को लाना पड़ता है, सरकारी बाबुओं को, कितने पॉलिटिशियंस को। अगर आपके अप्रोच नहीं है तो आप वो टेंडर ले भी नहीं सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना, इसीलिए तो आए दिन पुल गिर जाते हैं। Stable and repetitive projects. CPM works well for projects that are stable and have similar tasks that can be easily replicated. Used for CPM project like production planning and routine maintenance where processes are established and predictable. तो predictable रहता ही है क्योंकि routine maintenance भी इसमें अंदर आती है, production planning भी इसमें अंदर आती है। Simple projects. Often used for simple projects. For simpler projects with fewer tasks and less complexity, CPM provides a straightforward approach to project scheduling. Circumstances. Use CPM for small scale projects where the emphasis is on delivery result efficiency without much uncertainty. Similarly, summary, sorry.
In summary, choose PRT when dealing with the project that involve uncertainty in task duration, complex interdependency, and a focus on the time management. Conversely, use CPM for projects with well-defined tasks, stable conditions, predictable duration, and focus on cost control. By understanding the specific needs of the project manager can select the most appropriate techniques to ensure सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी. आप लोगों को लगता होगा कि मैं बीच में फंबल क्यों करता हूँ. देखो दोस्तों, मेरा क्या है ना, मैं कोई मल्टीपल बैचेस में नहीं बनाता. मैं वीडियो बनाता हूँ कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस में. समझ में आ गया? बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस. समझ गया? समझ गया? अगर मैं टुकड़ों में बनाता तो बैच प्रोसेस, और अगर मैंने वन शॉट में बना दिया तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये बात डोंट समझाता, ऐसे एग्जांपल से हो ना, तुम भी है समझोगे. मजे करो मजे. अभी देखो शॉर्ट नोट्स लिखना है. तो पहला है कंप्यूटराइज्ड लेआउट प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट. देखो ये भी छोटे छोटे वाले जो ना, ये पढ़ ले करो. पता है क्या होता है, आप थोड़ा भी आइडिया लेके जा रहे हो ना, तो क्या पता होता है कभी कभी ना टीचर्स की यहाँ पे देखो एवरेज मार्किंग होती है इग्नू में, सबको पता है. तो अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ पढ़ रखा है किसी चीज के बारे में, तो आप उसके बारे में बड़ा भी लिख पाओगे. मान लो ये क्वेश्चन बड़े वे में आ जाएगी, कंप्यूटराइज्ड लेआउट प्लानिंग एंड डिफाइन इट्स टाइप, हाउ मेनी पैटर्न्स ऑफ लेआउट आर देयर. तो एटलीस्ट आप कंप्यूटर लेआउट प्लानिंग तो पहले इंट्रोडक्शन तो ठीक से लिख दोगे. बाद में आप थोड़ी बेड़मबाड़ी कर दोगे, टीचर को इतना चेक करने का टाइम नहीं होता है. माइट भी वो आपको नंबर दे दे या एवरेज नंबर देके आपको आगे बढ़ा दे. बट अगर आप बिल्कुल ही क्लूलेस होगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ ले करो. Computerized layout planning involves the use of software tools to design and optimize the layout of facilities, such as manufacturing plants, warehouses, and offices. These tools assist in visualizing the arrangement of equipment, workstations, and storage areas to maximize efficiency and minimize cost. ठीक है. Key feature क्या है? Simulation allows users to simulate various layout scenarios and their impact on workflow and productivity. Optimization helps identify the most efficient layout by analyzing factors such as material flow, worker movement, and equipment utilization. Flexibility facilitates easy modification to layout in response to changes in production processes, equipment, and product lines. Cost reduction reduces the time and resources spent on manual layout planning and help avoid costly mistakes in physical layout implementation. ठीक है. अब सेकंड पढ़ लेते हैं. Time management of the project. Time management in project management involves planning, scheduling, controlling the time allocated project tasks and ensure timely projection completion. It includes the defining activities, estimating duration and determining the timelines. जैसे मैंने प्रोजेक्ट वो पुल वाला एग्जांपल समझाया था कि 2 साल में पुल तैयार करके देना है, तो उसके लिए स्टेजेस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसको. की फीचर्स क्या होते हैं? पहला होता है प्लानिंग. Identify the project activities, milestones and deliverables. Scheduling using techniques such as Gantt charts or PERT or CPM to allocate टाइम फ्रेम्स और ईच टास्क. देख रहा है, टाइम मैनेजमेंट, पीआरटी और सीपीएम आ गया ना. अब मान ले टाइम मैनेजमेंट और पीआरटी सीपीएम आ गया, आपने ये भी पढ़ रखा है, तो मिला जुला के हो जाएगा. बस इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो. मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग प्रोग्रेसेस एंड एडजस्टिंग शेड्यूल्स एज नेसेसरी टू एड्रेस डिलेस और चेंजेस इन स्कोप. टाइम कंस्ट्रेंट, रिकॉग्नाइजिंग डेडलाइंस एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज टू मीट them while maintaining projects quality. Quality management. Description. Quality management encompasses the processes and activities necessary to ensure that a product or service meets predefined standards and customers' expectations. It involves quality planning, assurance, and control. Key features. Quality planning, establishing quality objectives and requirements for the project or product. Quality assurance, implementing processes to ensure that quality standards are met during production or service delivery. Quality control, monitoring and measuring project outcomes against quality standards using tools such as inspection, testing, and audits. Continuous improvement, encouraging ongoing efforts to enhance processes, produce products, and services through methodology like total quality management (TQM) or Six Sigma. Classification of materials. Classification of materials refers to the systematic categorization of material based on specific criteria such as function or property. These help organizations manage inventory, procurement, and production processes efficiency. पहले तो बात टाइप, मटेरियल का टाइप क्या है. मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज सच एज रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. फंक्शन कैसे हैं? मटेरियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू बेस्ड ऑन फंक्शन, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एस्थेटिक मटेरियल. तो प्रॉपर्टीज के बेस पे फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल कैसा है भाई, मेटल, प्लास्टिक, केमिकल्स क्या है. मैनेजमेंट, प्रॉपर डिमांड कैसी है, ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन कैसा, फोरकास्टिंग के लिए काम आ रहा है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए आ रहा है, डिमांड के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है. मटेरियल का मैनेजमेंट,
Material management is the planning, organizing, and controlling of the flow of material from procurement to production and distribution. It aims to ensure that the right materials are available at the right time and places in the right quantity at the lowest cost. भाई ये दो क्वेश्चन मिला के क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल मैनेजमेंट एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और हो सकता है माइट भी ये क्वेश्चन आ जाए. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे क्वेश्चन को कभी अवॉइड मत करो, उनके बारे में पढ़ के जाओ. Materials management is the planning, organizing, and controlling of the flow of materials from procurement to production and distribution. It aims to ensure that the right materials are available at the right time and place, in the right quantities, and at the lowest cost. Key features: procurement involves sourcing and purchasing materials from suppliers, ensuring quality and cost effectiveness. Inventory control, managing stock levels to prevent shortages और ओवरस्टॉकिंग. यूटिलाइज टेक्निक लाइक जस्ट इन टाइम, जेआईटी इन्वेंट्री. लॉजिस्टिक्स, देखो जेआईटी वाला जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है. अगर मान लो ये इसमें नहीं आया, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है, जस्ट इन टाइम आपने पढ़ लिया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री. तो जस्ट इन टाइम क्या समझ में आ रहा है? जस्ट इन टाइम मतलब जिस टाइम में चाहिए उस समय इन्वेंट्री अवेलेबल रहे, तो स्टॉक में आपके रहे. ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है. लॉजिस्टिक, coordinating the transportation and storage of materials throughout the supply chain. Cost efficiency, aiming to minimize costs associated with the materials acquisition, storage, and handling while maintaining quality and timely availability. These notes provide an overview